ऊपर से तो हुई नहीं, यहाँ से कहाँ हुई? ये रेड बटन नहीं हो रहा जल्द। हाँ यहाँ से भी हो गया। अब देखो, इससे पहले इधर कर देता हूँ मैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था पराग नलिका का बीजांड की ओर प्रवेश, बीजांड में प्रवेश, ठीक है, भ्रूण कोश की तरफ। अब हम पढ़ रहे हैं भ्रूण कोश में प्रवेश, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगला पॉइंट आ गया, उसमें निषेचन में पढ़ रहे हैं हम भ्रूण कोश में प्रवेश, ठीक है। तो ये प्रवेश भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1, भ्रूण कोश की भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से, ठीक है। दूसरा है सहायक कोशिका को तोड़ते हुए। तीसरा है अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से। अभी मैंने क्या लिखा, अभी डायग्राम के द्वारा समझाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अब भ्रूण कोश में प्रवेश पढ़ना है। किसमें प्रवेश पढ़ना है हमें? भ्रूण कोश में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास भ्रूण कोश होना चाहिए। ये रहा भ्रूण कोश, ठीक है। इसमें ये रहा भ्रूण कोश, ठीक है। और इसमें ये रहा भ्रूण कोश, ठीक है। भ्रूण कोश में कितने कोश के होता है? 7 कोश के व 8 केंद्र के। ये दोनों तो सहायक कोशिका है, ये अंड कोशिका है। ये ध्रुवीय और ये प्रतिमुखी, ठीक है। यहां पर भी ये प्रतिमुखी, ध्रुवीय ये रहा, ठीक है। सबसे पहले भ्रूण कोश की भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से, ठीक है। तो ये पराग नलिका कहीं से भी, ये ऊपर वाला भाग में एक बार तो पूरा समझाता हूं, फिर हम उसमें नहीं समझेंगे। ये बीजांड था, पराग नलिका यहां से भी आ सकती थी, ठीक है। पराग नलिका यहां से भी आ सकती थी और पराग नलिका यहां से भी आ सकती थी। कहीं से भी आती तो आना तो उसको कहां था? इस बीजांड द्वार पर ही आना था। अगर यहां से प्रवेश करती तो भी वो यहां आती, इस अध्यावरण से प्रवेश करती तो भी यहां आती, और इसको तो यहां आना ही था। ये पराग नलिका बीजांड द्वार, बीजांड द्वार पर ही आएगी तीनों तरफ से ही, लेकिन इसमें प्रवेश जो होगा वो अलग अलग प्रकार से होगा। तो ये तो आना तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले टॉपिक में बता दिया था, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पराग नलिका कहाँ? भ्रूण कोश की भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से, ये यहां से आई,
ये भ्रूण कोश की ये भित्ति, ये भ्रूण कोश की भित्ति है ये वाली, ठीक है। और ये रही सहायक कोशिका। तो सहायक कोशिका व भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से ये दोनों आ गए यहां, ये यहां आ गई। इसमें कौन होते हैं? दो नर युग्मक। एक प्रवेश तो ये है भ्रूण कोश के अंदर, ठीक है। दूसरा प्रवेश है सहायक कोशिका को तोड़ते हुए, ये पराग नली आ रही है और ये सहायक कोशिका को तोड़ते हुए अंदर, ये सहायक कोशिका को तोड़ते हुए अंदर। इसमें दो नर युग्मक होते हैं। तीसरा प्रवेश है अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से, ये तो है अंड कोशिका और ये है सहायक कोशिका, तो इन दोनों के यहां से। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, दिखेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को अच्छे से गौर करके देखना है। ये यहां से गई यहां, ये नर युग्मक यहां दोनों, ठीक है। तो भ्रूण कोश में प्रवेश कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से होता है। पहला प्रवेश क्या है? भ्रूण कोश की भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से। तो भ्रूण कोश की भित्ति ये रही, सहायक कोशिका ये रही, इनके मध्य से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। दूसरा प्रवेश है सहायक कोशिका को तोड़ते हुए, ये पराग नलिका रही, ये सहायक कोशिका ही, इसको तोड़ते हुए अंदर की ओर भ्रूण कोश में आ गई, दो नर युग्मक इसमें भी है। यहाँ है अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से, ये रही अंड कोशिका, ये रही सहायक कोशिका, इन दोनों के मध्य से ये इसमें आ जाती है। तो इसमें ये 3 प्रकार के प्रवेश होते हैं। आ गई बात समझ में? ये वर्ड लिखा मैंने साइफोनोगेमी, ठीक है। ये साइफोनोगेमी क्या होता है? ये जो पराग नली है, ठीक है, पराग नली द्वारा नर युग्मकों का भ्रूण कोश में पहुंचना, पराग नली द्वारा नर युग्मकों का भ्रूण कोश में पहुंचने की क्रिया को साइफोनोगेमी कहते हैं। आगे बात समझ में? तो साइफोनोगेमी का मतलब क्या होगा? ये पराग नलिका इन नर युग्मकों को लेकर भ्रूण कोश में पहुंच जाती है। आ गई बात समझ में भैयाओं? ये आप लोगों के एक पॉइंट और कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया पॉइंट है यहाँ तक। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला है, दोहरा निषेचन, ठीक है। कौन सा टॉपिक आएगा? अब दोहरा निषेचन, मतलब अब हमें निषेचन की क्रिया करनी है। ये नर युग्मक यहाँ आएंगे, अब ये भित्ति टूट जाएगी और दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में मुक्त हो जाएंगे। ये लो साहब, यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? ये दोनों, मतलब सब में एक ही बात है। तो कैसे भी आए, इसके अंदर प्रवेश करना है पराग नलिका को और दो नर युग्मकों को मुक्त करना है। अब दो नर युग्मक मुक्त हो गए, दो है नर युग्मक, इसलिए 2 बार निषेचन होगा, तो दोहरा निषेचन। तो अब हम दोहरा निषेचन पढ़ने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, ठीक है साहब। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया टॉपिक। टाइम कितना हुआ?
2 मिनट पानी पी लेता हूँ। बालक पानी लेके आओ यार। ठीक है भाई। अब पढ़ाते पढ़ाते गला ही सूख जाता है बार बार। अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास, दोहरा निषेचन। ठीक है। अब आप लोगों को ये तो पता है कि निषेचन की क्रिया को सर्वप्रथम किसने बताया था? मैंने बताया था आप लोगों को, नवास्य नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है। इसी प्रकार से दोहरे निषेचन की क्रिया को भी सर्वप्रथम किसने बताया? नवास्य नामक वैज्ञानिक ने बताया। मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही? सामने आओ क्या? आ गई? स्टार्ट तो है ना भाई? हाँ ठीक है साहब। तो सर्वप्रथम दोहरे निषेचन की क्रिया को किसने बताया? नवास्चियन नामक वैज्ञानिक ने बताया। कौन से पादप में बताया इसको भी? लीलियम व क्रिटेलेरिया नामक पादप में। कौन से पादप में बताया? क्रिटेलेरिया नामक पादप में बताया था। ठीक है। याद रखना आप लोगों को, लीलियम क्रिटेलेरिया 1898 में दोहरे निषेचन की क्रिया को बताया। ठीक है। अब हम इसको समझते हैं क्या होता है दोहरा निषेचन। पहले परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा तो अभी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है भ्रूण कोश। ठीक है। ये क्या है हमारे पास? प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिका। ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये एन, ये एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी। ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक। ये क्या है हमारे पास? अंड कोशिका। और ये दोनों क्या है हमारे पास? सहायक कोशिका। अंड कोशिका और सहायक कोशिका। ठीक है साहब। हमारे पास यहां से परागनली आई थी, इस भ्रूण कोश में प्रवेश कर गई थी और ये 2 नर युग्मक यहां मुक्त कर गई थी। ये लो दोनों नर युग्मक ये रहे। ठीक है। यहां तक कि रामायण तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हमें आगे की रामायण पढ़नी है। तो क्या होगा? सबसे पहले एक नर युग्मक, ठीक है, सबसे पहले एक नर युग्मक इस द्वितीयक केंद्रक से संलयित होगा। ठीक है। तो यहां लिखता हूं, एक नर युग्मक एन किससे जुड़ रहा है?
द्वितीयक केंद्रक से। और द्वितीयक केंद्रक कैसा होता है? 2n। ठीक है, तो ये n प्लस 2n मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ये करेंगे 3n का। तो जब n और 2n मिलते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं हम त्रिसंलयन निषेचन, या क्या बोलते हैं? आभासी निषेचन। ठीक है, आप तो त्रिसंलयन निषेचन ही याद रखो। इसे क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन निषेचन। इससे त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है, और त्रिसंलयन के द्वारा जो त्रिगुणित कोशिका बनती है वो किसका निर्माण करती है? भ्रूण पोष का निर्माण करती है। और ये भ्रूण पोष क्या काम करता है? भ्रूण पोष काम करता है परिवर्धित हो रहे परागकण को, परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या काम करता है? ये परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये भ्रूण कोष बन गया एक नर युग्मक से। तो ठीक है, अब दूसरा नर युग्मक, ये n इससे संलयित होगा अंड कोशिका से। तो एक नर युग्मक किससे संलयित होता है? एक अंड कोशिका से। तो n और n मिलते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं वास्तविक निषेचन। और n और n से 2n संरचना बनती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? युग्मनज। और युग्मनज किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, युग्मनज किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करता है। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, इस प्रकार एक आवर्त बीजी पादप में 2 बार निषेचन हो रहा है। एक बार तो वास्तविक निषेचन हो रहा है और एक बार त्रिसंलयन निषेचन हो रहा है। तो इसलिए इसे, ये 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? दोहरा निषेचन कहते हैं। आगे बात समझ में? आवर्त बीजी पादपों में 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। जो आवर्त बीजी पादप है ना, आवर्त बीजी का मतलब एंजियोस्पर्म, जो मतलब जिसके बीज के चारों ओर आवरण होता है, ठीक है ना, उन्हें आवर्त बीजी कहते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों में 2 बार निषेचन की क्रिया होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। आगे ना बात समझ में? ठीक है, ये दोहरा निषेचन है कंप्लीट। ठीक है, यही एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसके अंदर 3n कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब एक बार और समझ लेते हैं इसको। दोहरा निषेचन है, इसकी क्रिया को सबसे पहले किसने बताया? नवास्ते नामक वैज्ञानिक ने। कब बताया? 1898 में बताया। कौन से पादप में बताया? लीलियम और क्रिटिलेरिया नामक पादप में इसमें को बताया। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले भाई पराग नलिका नर युग्मकों को भ्रूण कोष, ये भ्रूण कोष है पूरा, भ्रूण कोष में मुक्त कर देती है। मुक्त कर दिया। मुक्त करने के बाद एक नर युग्मक सबसे पहले ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है। एक नर युग्मक सबसे पहले द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है। तो इस संलयन की क्रिया को त्रिसंलयन निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप 3n कोशिका का निर्माण होता है। यह 3n कोशिका किसका निर्माण करती है? भ्रूण पोष का निर्माण करती है। ये भ्रूण पोष क्या काम करता है? परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण देगा। यहाँ से जो भ्रूण बनेगा ना, उस भ्रूण के लिए ये पोषक पदार्थ बनाएगा। जैसे जैसे भ्रूण बड़ा होता जाएगा तो ये भ्रूण इन पोषक पदार्थों को खा के इस पूरे भ्रूण कोष से बाहर निकल के नए पादप का निर्माण करता है। ठीक है,
तो इसे बोलते हैं त्रिसंलयन निषेचन। फिर इसके बाद दूसरा नर युग्मक बाद में अंड कोशिका से संलयित होता है, तो नर युग्मक और ये अंड कोशिका से संलयित हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक निषेचन यही होता है। तो नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक निषेचन कहते हैं। और वास्तविक निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप 2n कोशिका बनती है, जिसे युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज किसमें परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। और भ्रूण में परिवर्तित होकर ये क्या करेगा, इस भ्रूण कोश को ग्रहण करता है। आ जाओ बालक, कितना हो गया टाइम, 20 मिनट हुए हैं अभी। ठीक है, अभी आधा घंटा 15-20 मिनट और पढ़ाता हूँ। ठीक है साहब, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो मेरे को, कमेंट्स कर दो अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो। देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो भ्रूण पोष है ना, तो उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार से बनता है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर भ्रूण पोष के 3 प्रकार है, तो वो क्या होते हैं समझते हैं उसको हम। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर भ्रूण कोश के प्रकार, तो यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, नंबर 1 केंद्रीय, केंद्रीय केंद्रकीय, केंद्रकीय भ्रूण कोश। ठीक है, दूसरा है कोशिकीय भ्रूण कोश। तीसरा है फॉलोबियल भ्रूण कोश। ठीक है, फॉलोबियल, कोशिकीय, केंद्रकीय। ठीक है, मैं आप लोगों को इन तीनों को डायग्राम से ही समझा देता हूँ। ठीक है, बोर्ड पे इसकी पूरी थ्योरी नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी वही लिखूंगा जो समझाऊंगा, तो आप लोग समझ लो, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, ये रहा आप लोगों के सामने, हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर भ्रूण को कोश के प्रकार। ये रही 3n कोशिका, छोटा बनाता हूं 2-2। ये रही 3n कोशिका। ठीक है, अभी हमें आइडोसाइडो ये सब छोड़ दिया, हमें हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो केवल उत्पत्ति के आधार पर भ्रूण कोश का प्रकार पढ़ना है। तो ये रही 3n कोशिका, ये 3n कोशिका क्या बनाती है, भ्रूण कोश बनाती है। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले अनियमित समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले अनियमित समसूत्री विभाजन होता है इस केंद्रक में। तो बहुत सारे केंद्रक या बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये रही, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है।
और सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, परिधि की ओर चली जाती है। परिधि की ओर ही बना रहा हूं मैं सबको, परिधि की ओर चली जाती है, जिसके कारण मध्य में एक बड़ी रिक्तिका, ये खाली स्थान बनाया है मैंने, ठीक है ना, कोई केंद्रक नहीं बनाया है, ये क्या है, खाली स्थान, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये क्या है, रिक्तिका। मध्य में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, और इस प्रत्येक केंद्र के चारों ओर किसी भी कोशिका का निर्माण नहीं होता है। जैसे मैं बना रहा हूं, निर्माण हो रहा है, तो किसी भी कोशिका का निर्माण नहीं होता है, ये केंद्रक ऐसे ही मुक्त रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के भ्रूण कोश को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के भ्रूण कोश को हम बोलते हैं केंद्रीय भ्रूण कोश कहते हैं। आगे बात समझ में। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, नारियल का पानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नारियल का पानी, ठीक है। आप लोगों से पूछा जाए केंद्रीय भ्रूण कोश का एग्जाम्पल बताओ, नारियल का पानी, ठीक है, कि नारियल का पानी बीच में खाली रिक्तिका होती है, उसमें भरा हुआ होता है। दूसरा, कोशिकीय भ्रूण कोश, तो ये रही हमारे पास कोशिका 3N भ्रूण कोश। इसमें क्या होगा, सबसे पहले अनियमित समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, अनियमित समसूत्री विभाजन होता है। तो ये हो गया, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और सभी केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति बनने से एक ठोस भ्रूण कोश का निर्माण होता है। एक केंद्रक भित्ति बोल दो, केंद्रक भित्ति बनने से, सॉरी केंद्रक नहीं, कोशिका ही बोलेंगे हम, केंद्रक बोल दो, केंद्रक भित्ति बन गई, ये केंद्रक भित्ति बन गई सबके चार। तो इसमें रिक्तिका का निर्माण नहीं होता है। जैसा यहाँ था कि इसमें अनियमित समसूत्री विभाजन होने से बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण होता है, और सभी केंद्र क्या होते हैं, परिधि की ओर चले जाते हैं, जिससे मध्य में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के भ्रूण कोश को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय भ्रूण कोश कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, नारियल का पानी, ठीक है। और इसमें क्या है कि 3N कोशिका के अंदर अनियमित समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अनियमित विभाजन होने से बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, और सभी केंद्रक के चारों ओर भित्ति या आवरण का निर्माण हो जाता है। ये आवरण का निर्माण हो गया, तो इस प्रकार के भ्रूण कोश को हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूण कोश कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नोलिया व कुकुरबिटा, ठीक है। तीसरा, ये 3N कोशिका, ठीक है। इस 3N कोशिका में सबसे पहले एक समसूत्री विभाजन होता है, एक होगा समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो इसमें एक समसूत्री विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाएंगी, ये एक 3N वाली कोशिका और ये नीचे एक 3N वाली कोशिका। दिखाई दे रहा है आप लोगों को दोनों कोशिकाएं, ठीक है। तो दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों कोशिकाओं के अंदर, ऊपर वाली नीचे वाली कोशिकाओं में अनियमित समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, अनियमित समसूत्री विभाजन होता है। इसमें अनियमित समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। इस कोशिका में, तो इसमें अनियमित समसूत्री विभाजन होने से बहुत सारे केंद्रक बनेंगे, सभी केंद्रक क्या होंगे, परिधि की ओर चले जाते हैं, जिससे मध्य में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इसमें भी अनियमित समसूत्री विभाजन होगा, जिससे बहुत सारे केंद्रक बनेंगे
और सभी केंद्रकों के चारों ओर आवरण का निर्माण हो जाता है। ये आवरण बन गया, सभी केंद्रक के चारों ओर आवरण बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का भ्रूणपोष जिसमें कोशिकीय व केंद्रकीय, केंद्र के तो ये वाला भाग है और कोशिकीय ये वाला भाग है, तो कोशिकीय व केंद्र के दोनों एक साथ पाए जाएं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा, हेलोबियल गण के पादप, तो हेलोबियल गण के पादप थे इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, होलोबियल भ्रूणपोष रख दिया है। ठीक है, आगे बात समझ में। एक बार और देख लो, उत्पत्ति के आधार पर भ्रूणकोष के प्रकार, ये 3 प्रकार का होता है उत्पत्ति के आधार पर भ्रूणकोष। ठीक है, ये रहा हमारे पास भ्रूणकोष। ठीक है, अब ये जो भ्रूणकोष है इसमें क्या होगा, सबसे पहले अनियमित समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। जैसे इसमें अनियमित समसूत्री विभाजन होगा तो इस केंद्रक में, इस केंद्रक से बहुत सारे केंद्र के डॉट डॉट लगा रखें तो बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। सभी केंद्रक क्या होंगे, परिधि की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण मध्य में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। किसका एग्जाम्पल है, नारियल का पानी इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणकोष, किसे कहते हैं, सबसे पहले जो भ्रूणकोष है, भ्रूणकोष जो त्रिगुणित केंद्रक है, इस त्रिगुणित केंद्रक में अनियमित समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और सभी केंद्रकों के चारों ओर आवरण का निर्माण हो जाता है, तो एक ठोस भ्रूणकोष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के भ्रूणकोष को हम कोशिकीय भ्रूणकोष कहते हैं, कोशिकीय। ठीक है, उदाहरण क्या है, मैग्नोलिया और कुकुरबिटा। तीसरा है होलोबियल भ्रूणकोष, इसमें क्या होगा, जो सबसे पहले त्रिगुणित केंद्रक है, इस त्रिगुणित केंद्रक में क्या होगा, एक समसूत्री विभाजन होगा, तो एक समसूत्री विभाजन होने से 2 केंद्रक बन जाएंगे, तो एक तो ये रहा ऊपर वाला और एक ये रहा नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाले में क्या होगा, अनियमित समसूत्री विभाजन, और नीचे वाले में क्या होगा, अनियमित समसूत्री विभाजन। दोनों में अनियमित समसूत्री विभाजन होते हैं, तो ऊपर वाले में अनियमित समसूत्री विभाजन हुआ तो बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये काले काले डॉट बहुत सारे केंद्रक बन गए। सभी केंद्रक क्या होंगे, परिधि की ओर चले जाते हैं, जिससे मध्य में क्या होगा, एक बड़ी रिक्तिका का, एक खाली स्थान है तो बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नीचे वाले भाग में भी क्या होगा, अनियमित समसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण बहुत सारे केंद्रक बनेंगे। सभी केंद्रक के चारों ओर, ये देखो आवरण बन गया, सभी केंद्रकों के चारों ओर आवरण का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के भ्रूणकोष को हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणकोष कहते हैं। तो ऐसा भ्रूणकोष जिसमें केंद्रकीय व कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूणकोष पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होलोबियल कहते हैं। इनका नाम होलोबियल क्यों रखा गया, क्योंकि ऐसा सबसे पहले हेलोबियल नामक गण के पादपों में देखा गया था, इसलिए इसको होलोबियल नामक पादप होलोबियल नामक भ्रूणकोष कहते हैं। आगे बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में लिख देना, आ गई होगी वैसे बात समझ। ठीक है, टाइम कितना हुआ वहां देखना है। ठीक है साहब, हो गया अपना टाइम। ठीक है, आज की क्लास यहीं। अब हमारे पास सब कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें केवल भ्रूणपोष भी बन गया खाने के लिए, भ्रूण के लिए। तो अब हम भ्रूण का विकास पढ़ेंगे। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम भ्रूण का विकास पढ़ेंगे। ठीक है।